अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, अपने मेहमानों से रोशनी डलवाएंगे। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं क्योंकि पैनल मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। उनके तारुफ में ज़्यादा टाइम लगेगा और ख़बरों के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर आपकी इजाज़त से इरशाद भट्टी साहब का तारुफ पहले करवा दूँ, इसलिए कि वो हमेशा कहते हैं कि मेरा तारुफ जो है ना सब हार्दिल अजीज़ सीनियर भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं हमसे, बुजुर्ग हैं हमारे। अब फिर मैं आपसे शुरू करता हूँ। ऐसे करते हैं तो फिर मैं आपसे इरशाद भट्टी साहब जी मार्केट डाउन कर रहे हैं हुज़ैफा साहब। देखिए आप जो कर रहे हैं ना ये इसलिए मैंने शुरू में मार्केट है मेरे भाई की माशाल्लाह, देखिए वो बॉय बन रहे हैं और आप जनाब मैंने इसलिए शुरू में कहा कि इनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो जानी है। मैं तारुफ पहले करवा दूं जी। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हरदिल अजीज, तीनों हरदिल अजीज और सबके हरदिल अजीज और मेरे भी हरदिल अजीज हसन अयूब साहब भी मौजूद, वन एंड ओनली जी। ये सारे दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। आज की जो खबरें हैं जी, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब पहुंच गए सऊदी अरब। क्या वजह है, क्यों वज़ीर आज़म साहब गए, हुज़ैफा साहब से ये भी पूछेंगे। उसके साथ साथ सिंध में हमने देखा है बड़ी तब्दीली हुई है। निहाल हाशमी साहब को गवर्नर बना दिया गया है। क्या अब MQM वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब की फैमिली और उनकी जमात उनका मुकदमा लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी। मुतालबा यह था कि उनको फौरन अस्पताल शिफ्ट किया जाए। क्या उनको अस्पताल शिफ्ट अब भी किया जाएगा, क्योंकि अदालत ने तो एक तरह से वो दरखास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन जो बोर्ड बनाया है मेडिकल बोर्ड, क्या उसकी जानिब से कोई ऐसा फैसला आ सकता है? क्या आज का फैसला खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म की रिलीफ है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं। इन सारी खबरों पर गुफ्तगू करने के लिए पैनल का तारुफ पहले ही हमने आपसे करवा दिया है, पर मैं हुज़ैफा साहब से शुरू करता हूं। हुज़ैफा साहब, आज़म साहब का अचानक सऊदी अरब जाना और कहा यह जा रहा है कि महदूद और मुख्तसर दौरे पर वो वहां गए, क्या एजेंडा है, क्यों गए? जी बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। बिल्कुल जिस तरीके से TV चैनल से आपने देखा कि वज़ीर बड़े मुख्तसर दौरे पर गए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान इस रीजन का एक अहम मुल्क है, सऊदी अरब से हमारे बिरादराना ताल्लुक़ हैं और जिस तरीके से मौजूदा वॉर में ज़बरदस्ती सऊदी अरब को घसीटने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान उसमें एक जो है वो सी सप्लाई दीवार की तरह बीच में आया और हमने कोशिश की कि जिस जंग का सऊदी अरब से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, उसमें ज़ाहिर है ईरान किसी गलत फहमी में वहाँ पर जो है वो उन्हें टारगेट ना करे। और ईरान ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो माना और आपने देखा कि सीज़ फायर हुआ। तो इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है कि ख़ित्ते में अमन के हवाले से कलीदी किरदार अदा करे और ज़ाहिर है इस जंग से बहुत सारे ऐसे ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं जो ना इसराइल अमेरिका के साथ हैं, ना इवन के ईरान के साथ हैं। लेकिन ज़ाहिर है अगर किसी के साथ इत्तेहाद है तो उस इत्तेहाद की वजह से इसलिए निशाना नहीं बनाया जा सकता कि चूँकि हमें निशाना बनाया जा रहा है और हमारा मिसाइल अमेरिका तक नहीं जा सकता, तो इसलिए उन ममालिक को निशाना बनाना शुरू कर दिया जाए। तो पाकिस्तान की तरजीह रही है कि किसी भी तरीके से खित्ते में अमन कायम किया जाए और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब बड़ा कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर है सऊदी अरब और पाकिस्तान जब मिलकर इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे तो वज़ीर आज़म साहब का जो मौजूदा दौर है ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। पहली बात तो ये कि इस मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म साहब का वहाँ जाना इस बात की गमाजी करता है कि हम सऊदी अरब के साथ यानी वट एवर दी सर्कमस्टांसेस हम खड़े हैं हॉट एंड कोल्ड में। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें फॉरेन ऑफिस सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान सफारतकारी भी कर रहा है, ईरान से भी राब्ते हो रहे हैं। मैंने तो बात की है, मैंने तो बात की है। बिल्कुल पाकिस्तान ने इस मौजूदा सूरत हाल में एक बेहतरीन सफारतकारी का मुजाहरा किया है। इसहाक डार साहब ने जो है तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राब्ते रखे और अब भी वज़ीर आज़म साहब का जो सऊदी अरब जाना है वो इसी बात की कड़ी है कि पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते में अमन हो और ज़ाहिर है अगर हमारे जो बिरादर ममालिक हैं वो बिला वजह जो है एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरबाना हो। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब इस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। दूसरा, अब लगता है ऐसे है कि वफाकी जो इत्तेहादी हैं उनमें थोड़ी सी नाराजगी होने लगी है। MQM के दोस्तों ने आज मीडिया से बात भी की, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि आपने गवर्नर सिंध को तब्दील कर दिया, हमें बताया ही नहीं, हमसे मुशावरत नहीं हुई। निहाल हाशमी साहब का गवर्नर बनना, कामरान टसूरी साहब को हटाया जाना, MQM की तरफ से रद्द-ए-अमल आना, कैसे देखते हैं आप? इधर से शुरू कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह कामरान टसूरी साहब का मैं पॉडकास्ट करने गया पिछले रमज़ान में और मेरे बहुत नेगेटिव्स थे उनके बारे में व्यूज़, जो MQM के में वो रहे जिस तरह MQM के जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया और बड़ा सख्त किस्म का मैं सवालनामा बना के लेके गया। तो मैं गवर्नर हाउस गया तो बेसिकली मैं इलामा शहनशाह नकवी साहब का पॉडकास्ट करने गया था, तो साथ मैंने कहा इनका भी कर लूँ। तो गवर्नर हाउस गया तो रमज़ान था, इफ्तारी के करीब थे, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं करते, आज सिर्फ आप फिर लें तो कल हम बैठते हैं। मैं गवर्नर हाउस में गया तो लोग ही लोग, अवाम ही अवाम। और अभी जब उनको हटाया है तो मैंने लेटेस्ट फिगर्स लिए।
कामरान टेसूरी ने अपने गवर्नरी के दौर में, ये जितना भी 3 साल या 3.25 साल थे, 15 लाख लोगों को राशन बैग दिए, सहरी इफ्तारी 15 लाख लोगों को कराई और रोज़गार 25,000 लोगों को दिया और उम्रे मोटरसाइकिलें 12,000 लोगों को। बेल उन्होंने एक बार लगाई हुई थी कि जो बेल खटखटाएगा उसका हम उनके मसाइल हल करेंगे। तो 15 लाख लोगों ने वो खटखटाई, 13.5 लाख लोगों के उन्होंने जो थाने कचहरी ये वो मसाइल उसका फॉलो अप किया और करवाया। बच्चों को IT कोर्सेज करवा रहे थे, वो बड़ी सी मार्की लगा के एयर कंडीशन, 1.5 लाख बच्चों को उन्होंने IT कोर्सेज करवाए। और जो सबसे अच्छी बात थी, इसमें 1 रुपया भी हुकूमत का नहीं लगा। उन्होंने अपने बिजनेसमैनों का पूल किया हुआ था और वो सारे वहाँ फंडिंग करते थे। 2 प्लाट पिछली मरतबा गवर्नर साहब ने आपने बेचे 14 करोड़ के, वो भी उसमें डाले। एक्चुअली उनकी एहलिया ने बेचे और कहा कि ये जो सहरी इफ्तारी इसमें मेरा भी डालें। अवामी गवर्नर थे, अवामी खिदमत करते रहे। उनका अपना जो नेगेटिव इमेज था, और मैं तो फिर रहा वहाँ, और यानी 1 करोड़ लोगों ने उनके दौर में गवर्नर हाउस का विजिट किया, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए उन्होंने। अब उनको हटाकर एक उस शख्स को लाया गया है जो अदालती नाअहल था, जिसने जजों को धमकियां दी थी कि जमीन तंग कर देंगे, जिसका आजकल एक वो बयान चल रहा है कि ये एटम बम, ये F-16 सिर्फ दिखावे के हैं और ये वो फौज है जिसने 1 इंच भी जमीन हासिल नहीं की या फतह नहीं की। तो ये सियासतदान और सियासत बड़े खूबसूरत लोग हैं, ये इनकी बड़ी मौजें हैं इस मुल्क में। जो झूठ बोल लो, जो मुनाफकत कर लो, जो वादे कर लो, अपोजिशन में चेहरा और हुकूमत में चेहरा, और सारे ही, कोई ये नहीं कि मैं किसी एक पार्टी की बात कर रहा हूं, सब के सब कर जाते हैं और बड़े बड़े स्कैंडल्स में फंस जाते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, फिर भी नारे इनके लग रहे होते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है कि उनको हटा के इनको लगाया गया, और बदकिस्मती है इस मुल्क की कि बाकी 3 गवर्नर भी तो है ना। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान के गवर्नर का क्या नाम है, बताएं। मुझे भी नहीं पता, बिलीव मी, मुझे भी, मैं ये इसलिए नहीं पूछ रहा, अगर आप पलट के मुझसे पूछते तो मुझे भी नहीं पता। सलीम, तो फार्मूला था ना कि पंजाब में लगेगा, फार्मूला नहीं था भाई, ये मेरे मुल्क फार्मूलों के लिए नहीं बना था। ये बना था कि अहल लोगों को अहल जगहों पे लगाया जाए, मेरिट। बदनसीबी ये है कि शहबाज शरीफ भी अहलियत पे नहीं आए, मरियम नवाज भी अहलियत पे नहीं आई। बदनसीबी है कि एक ही हमारा लगाए ना भला कोई फौज में चीफ, आर्मी चीफ कोई बनाए ना ऐसा कि नीचे से ब्रिगेडियर हो, किसी का रिश्तेदार हो, कर्नल हो, वो ऊपर लगा दें, आके बना देना, नहीं बना सकते। मेरिट नहीं है, अकरबा परवरी है, देखा जाता है मेरा कौन है, मेरा बंदा तेरा बंदा। तो मेरा ख्याल है ये एक बदनसीब फैसला है और एक काम करते बंदे को हटाया गया। और जहां तक MQM का है, उन्होंने कोई नहीं जाना कहीं भी। जाते वो हैं जिन्होंने खुद सीटें जीती हुई हों, जाते वो हैं जिनके पास अवामी मैंडेट हो, जाते वो हैं जिनके पास पीछे लोग खड़े हों। तो उन्होंने क्या करना है, ठीक है। जहां तक ये है, ये 2 जुमले, शहबाज शरीफ साहब गो के मुझे उन ट्रंप साहब की खुशामद कभी भी पसंद नहीं है, जितनी वो करते हैं। थोड़ी बहुत मैं भी होता तो मैं भी तारीफ कर देता, जाहिर है वो इस वक्त एक ही सदर हैं और पूरी दुनिया को वही चला रहे हैं। ट्रंप भवन बोर्ड में भी जिस तरह हम गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का जो भी किरदार है वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान, हमारी हुकूमत का, हमारी सिविलियन क़यादत का, हमारी फौजी क़यादत का। वजह कि हम बहुत एक तनी रस्सी पे चल रहे हैं। वो इस हमारी सफारतकारी, एक तरफ हमारा ईरान है, हमारा अफगानिस्तान हालते जंग में, इंडिया हालते जंग में ईरान का बॉर्डर साथ है, दूसरी तरफ हमारा सऊदी अरब है जो हमारा दिफाई पार्टनर भी है, मुश्किल वक्तों का दोस्त भी है, दूसरी तरफ वो है। तो हमारा यहां तक किरदार ठीक है। अब हमें अल्लाह ने, आखिरी 2-3 जुमले, हमें अल्लाह ने 3 मौके दिए हैं। मार्का हक, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, हमने पूरी दुनिया में साबित किया कि हम लड़ सकते हैं और अपने से बड़े दुश्मन को लिटा सकते हैं। नंबर 2, हमारी फौजी क़यादत। शायद आप उस मीटिंग में नहीं थे जब जन बाजवा साहब ने कहा था कि मेरे जब अरब मुल्कों में कोई चीज़ें 19-20 होती हैं तो मैं जनाब से मुनीर को भेजता हूँ, उनके ज़ाती तल्लुकात हैं। तो फौजी क़यादत। नंबर 3, आलमी हालात। लेकिन इन तीनों चीज़ों को हमारी लीडरलेस मुल्क में जो सिविलियन क़यादत है, ऊपर वाले पोर्शन जिनके खाली हैं, वो तारीफों तक की रह चुके हैं। इनको वो मईशत में नहीं बदल सके, बेरोजगारी कम करने में नहीं बदल सके,
गुर्बत कम करने में नहीं बदल सके, तिजारत लाने में नहीं बदल सके। वजह क्या है कि और ये ताल्लुकात बराबरी पे होते हैं, ये मफादात की दुनिया, जज्बात की नहीं है। ठीक है। तो असल सूरत हाल ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरब, उसके 1 साल की उसकी एक ऑयल कंपनी का मुनाफा इतना है जितना उससे कम हमारा कर्जा है। हमारा चीन और हिमालय पहाड़ों से ऊंचे समंदरों से गहरा, उसके लिए 350 अरब ऐसे एक झुंगा सा है। तो दोस्त, मैं और आप दोस्त हों, एक मोहल्ले में रह रहे हो, मैंने मोहल्ले के हर बंदे से कर्जा लिया हो, मेरा खर्चा मोहल्ला चला रहा हूं, आप मोहल्ले के चौधरी हो, आपकी मेरी दोस्ती बराबरी पे नहीं होती, ये पपियां जपियां ये दिखावे की होती है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारी क़यादत को वो जो सारा अच्छी चीजें हैं उनको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, हमारे अवाम तक लाना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई बिजनेस में। अच्छा हसन अयूब साहब, जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे भट्टी साहब के, निहाल हाशमी साहब को सुप्रीम कोर्ट से नाइल करार दिया गया, जिस किस्म की उन्होंने तकारीर में रखी, इदारों के हवाले से बड़े वो सख्त मौकिफ लेते थे और कहा जाता था कि उन पे रेड लाइन लगी है, जिस तरह आजकल कहा जाता है इमरान खान साहब पे कहने पर, मतलब कि रेड लाइन लगी, दोबारा कंटेंट कर दिया था ना, दोबारा कंटेंट कर दिया था। वैसे भी वो अपनी तकारीर में जो दिफा से रिलेटेड इदारे हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाते थे। तो कहने का मकसद ये, मरियम नवाज ने डीपी लगाई और फिर जब माफी मांगी तो डिसोन कर दिया इनको मुस्लिम लीग जिन्हें तो बेसिकली बात क्वेश्चन लेने वो ये है कि अगर ये वापस आ सकते हैं तो इट मींस कि फिर खान साहब के ऊपर भी जो रेड लाइन की बात होती है वो भी खत्म हो सकती है। आपके लिए तो जो है ना वो आपको दिखाई दे रही है, आप बड़े खुश हैं इस बात पर। नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, खुशी आपकी मुझे बताएं ना, फितरी बात है, इंसान को जो पसंद हो उसके बारे में। मुझे तो आप बहुत पसंद है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो आप बहुत पसंद है, तो मैं तो खुशी की लहर के साथ आपकी खुशी में खुश हूं। मैं नहीं, मैं कोई नाराज नहीं हो रहा। नहीं, मुझे भी खुशी हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि एक नाइल बंदे को लगा दिया गया है, वो तो नाइल था, आज नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहा, मैं फॉर्चुनेटली कहूंगा, आप कहेंगे अनफॉर्चुनेटली, कि इमरान अहमद न्याजी साहब आज भी नाअहल हैं, वो आज भी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है, कॉन्विक्ट है। अभी तो उनका स्टेटस देखा जाए तो क्रिमिनल का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं वो, और अडियाला के अंदर मौजूद है। मैंने उनको चांसलर तो कहता हूं, अडियाला का चांसलर इजाजी तौर पर। अच्छा, निहाल हाशमी का अगर आप कंपैरिजन करते हैं कामरान टिसोरी साहब से, तो निहाल हाशमी ने तो अपनी इनिंग का आगाज नहीं किया, वो तो अभी गवर्नर बनेंगे, हम देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स बता रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, वो दुरुस्त हैं। मेरे पास भी यही इंफॉर्मेशन है कि ही वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वहां पर एजुकेशन के अंदर बिलखुसूस उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, और वसाइल भी उन्होंने अपने बिजनेस का जो उनका सर्कल था वहां से उन्होंने इकट्ठे करके वहां पर लगा रहे हैं। एक चीज तो फिर क्यों रिमूव किया गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाइन ड्रॉ कर दी थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ऑफेंड हो गए थे और उन्होंने मतलब एक कह दिया था या हमें रखें या इनको रखें। तो उसमें से फिर थोड़ा सा मतलब जारी बात है मुश्किल सिचुएशन बनी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने चूज किया जो है वो, उन्होंने कहा हम इनको रिमूव कर देते हैं। अब पहली चॉइस जो उनकी थी मुस्लिम लीग नवाज की, वो थे जो है मेमन साहब, बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब भी काबिल कबूल नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इवन के नवाज शरीफ साहब ने भी उनको एक दफा गो एड दे दिया था कि भाई हम आपको गवर्नर बनाएंगे, बट उनके भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो इस वजह से देखिए आपको साइड एक रखनी पड़ती है, तो मजबूर होकर उन्होंने अपने जो एक प्रेसिडेंट है सिंध का उसकी कुर्बानी दे दी और उसकी जगह निहाल हाशमी साहब को बनाया। निहाल हाशमी साहब पुराने हैं बशीर मेमन साहब से। निहाल हाशमी साहब जो है एक अच्छे वर्कर है, टेस्टेड है, पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी की जानिब से नाराजगी भी हुई जैसे मोहम्मद जुबैर साहब से हुई, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब पार्टी छोड़ गए। वैसे हालात का सामना निहाल हाशमी साहब पर भी रहा, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े रहे, खामोश हो गए, घर बैठ गए, ज्यादा एक्टिव नहीं हुए, फिर बार बार गए, लेकिन फिर अब उनके लिए सिस्टम के अंदर उनकी कबूलियत है, जो मेरा क्वेश्चन है। सर जी सिस्टम के अंदर कबूलियत थी तो उनका नाम हुआ ना। जो समझ रहा है कि सिस्टम की कबूलियत के बगैर निहाल हाशमी आ गया, नो, ही इज एक्सेप्टेबल। और निहाल हाशमी साहब कोई बुरे आदमी नहीं है, बैसियत इंसान, वो बड़े अच्छे सियासी वर्ग, बड़े हम्बल आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। जो उनको सजा दी गई वो जुडिशियल एक्टिविज्म के विक्टिम बने हैं। वो जुडिशियल एक्टिविज्म मुझे बताएं ना कौन से मुल्कों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देती है, मुझे बताएं किसी और मुल्क की। यूरोप की बात कर ले, अमेरिका की मिसालें देते हैं तो बताएं कि वहां पर तो जुडिशियल रिस्ट्रेन होता है। यहां पर हमारे मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म फुल स्विंग के ऊपर था, और हमारे मोअज़्ज़ज़ बाबा रहमता साहब, उन्होंने गुस्सा हमको आ गया और उन्होंने कहा जी नहीं। अब देखिए ना, बाबा रहमते का ही वो ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई सजा याफ्ता शख्स जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। उस टाइम तो बड़ी धमाने डाली थी तमाम लोगों ने, बड़े जनाब गले फुला फुला कर कहा जी कि बहुत जबरदस्त तारीखी फैसला है। आज वही तारीखी फैसला सियासत में हिस्सा ना लेने का,
बाबर अहमद का, उमरता बंदियाल साहब का और इजाजुल हसन साहब का, वो अब राह में रुकावट है इमरान अहमद न्याजी की। अब वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने 2 साल 2.5 साल सियासत की ही जेल से है। तो फिर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डस्टबिन में फेंकते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया। नाम तहरीक इंसाफ है, लेकिन इंसाफ के फैसलों को उन्होंने जब अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो इंप्लीमेंट नहीं किया। चलें, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, कुछ और मामलात भी हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा उज़ैफर साहब, ये निहाल हाशमी पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, लेकिन खान साहब का जो आज मुकदमा लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें हमने देखा कि मोअज़्ज़ज़ अदालत ने बेसिकली उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि चीफ कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद के वो डिसाइड करेंगे, बोर्ड शोट बनाएंगे और वो देखेंगे, फिर आगे बोर्ड फैसला करेगा कि खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना है या नहीं करना। आपको ये मामला किस तरफ जाता हुआ लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी कि शायद कोई चीजें बदल रही हैं, हालात में तब्दीली आ रही है, कोई बैकडोर मामलात हो रहे हैं, तो क्या है ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहले तो इरशाद भट्टी साहब ने भी बहुत बड़ी चार्जशीट हमारी हुकूमत पे लगाने की कोशिश की, बल्कि नाकाम कोशिश की, क्योंकि नाकाम उसे मैं कर दूंगा अपने आर्गुमेंट के जरिए। गुजारिश है हो गई जी, मेरी जब आपने बोलना शुरू किया हो गई। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी। बट लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नोबॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड, तो मैं बगैर जो है कहे आपको सजा नहीं दूंगा, तो मैं पूरा दलील के साथ बताकर फिर आपको नील करूंगा। अर्ज ये है कि एक तो उन्होंने जितनी भी बातें कही, कामरान टिसोरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर पता है, लेकिन मैं जितनी भी काम उनके गिनवाए, शुक्र खुदा के इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि गवर्नर हाउस के वसाइल से वो करते रहे, अपने जाती वसाइल से किया, जाती फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया, तब भी वो करते रहे। मैं निहाल हाशमी साहब को खुद रिक्वेस्ट कर दूंगा कि अगर उसमें जितना वो उन्हें असिस्ट कर सकते हैं उससे ज्यादा असिस्ट करें। बात यह कि अगर एक बंदा 3-3.25 साल पहले गवर्नर बना, एक जमात की तरफ से वो था, उसने पूरी जमात की नुमाइंदगी भी की, अपनी जमात को मजबूत भी किया, उसका राइट भी था, लोगों को सर्व भी किया। तो अगर लेकिन जरा सियासत के अंदर ये कुर्सी ऐसी तो नहीं होती कि परमानेंट आपकी है या आप लिखवा कर ले आए हैं। अगर हमने ये फैसला किया, मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला है कि हमारी पार्टी का एक कारकुन है, कुछ सरमायादार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जागीरदार हो, एक आम आदमी है, अगर वो गवर्नर बन सकता है तो मेरे ख्याल से कराची में बसने वाले कई करोड़ लोगों में होप जागेगी कि शायद हमारा बच्चा भी गवर्नर बन सकता है। यानी उसका कोई तारुफ नहीं है। आज भी अगर आप वो, मैंने तस्वीर देखी है, हमारा कॉलीग है, भाई है, दोस्त है, कॉलीग मिनिस्टर खेलदास कोहिस्तानी की, वो इकोनॉमी क्लास में आया था, इकोनॉमी क्लास में गया है, वजीर आजम से मुलाकात के वक्त उसके पास टाई मौजूद नहीं थी। अगर आप ये देखें, यानी मकसद है कि इतना, यानी वो बेसिकली डाउन टू अर्थ शख्स है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है, चूंकि नून लीग ने फैसला किया, आपने कामरान टिसोरी साहब को भी जो उनमें खूबियां थी वो तो बताई, लेकिन कुछ ऐसी खूबियां बता दी जो खुद भी परेशान हो गया, यार मुझे इतनी खूबियां आपने नहीं। भट्टी साहब से तो मुझे कोई गिला नहीं, पर हसन अयूब ने जो तारीफें की, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर वो कारकुन बन सकता है गवर्नर, तो देखें उनसे पहले तहरीके इंसाफ ने 9 मई वाले शख्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया जी। अच्छा नहीं, मैं कुछ तो और आपने भी तो त्यारा साजिश केस वालों को जो है वज़ीर आज़म के लिए खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे सियासी मैं बात मुकम्मल कर लूं। अच्छा, और बात ये कि जाहिर है ये बात बिल्कुल सलीम साहब की बिल्कुल ठीक है कि बशीर नाम मेमन साहब का नाम पहले ज़ेरे गौर था, और ये तब्दीली 2 साल पहले होनी थी। ये तो ज़ाहिर है हाथ में लकीर थी टिसोरी साहब की, वो चल गए 2 साल, वरना 2 साल पहले जिस दिन इलेक्शन हुए, कैबिनेट बनी, अगले दिन इन्हें चेंज हो जाना था, और उस वक्त एक सीरियस मूव चली भी थी, लेकिन जाहिर है कुछ चीजें उनका मुकद्दर था, उन्होंने ओहदा निभाया। अब इन्होंने बात की निहाल हाशमी साहब की। भाई निहाल हाशमी साहब की किसी तकरीर को आप जवाब बनाकर कह रहे हैं, अगर निहाल हाशमी साहब ने कोई भी काम गलत कर दिया माजी में, इंसान है, खताओं का पुतला होता है, पैगंबरों के अलावा हर इंसान से खता हो सकती है, और अगर वो उस बात पर अपॉलोजेटिक किसी मौके पर आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। आज ही इरशाद भट्टी साहब आज कुछ बात कर रहे हैं, 5 साल पहले कुछ बातें की होंगी, इसी तरीके से मैंने आज कुछ बातें कर रहा हूं, शायद 2 साल बाद कुछ और बात कर रहा हूं, 5 साल पहले भी इसी तरह की बात। अच्छा नहीं, वैसे बता रहा हूं, एक दूसरे की इस तरीके से मैं समझता हूं अल्लाह ताला ने हम सबके ऐबों में पर्दा डाला हुआ है, हम भी किसी के ऐब मत कुरे दें। हाँ ये है कि अगर कोई डिसीजन गलत है उसमें जरूर तनकीद करें। अगर पीएमएलएन का राइट था तो मैं समझता हूं कामरान टिसोरी साहब की पार्टी के पास मरकज में 2 बड़ी वजारतें हैं, नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी की वजारत उनके पास है, एजुकेशन की भी, यानी सेहत और तालीम मरकज की दोनों एमक्यूएम के पास है। तो आए यहां बैठे, अपना ये सिस्टम भी चलाएं कराची में, और अपनी इन वजारतों से असिस्टेंस लेकर मजीद भी काम करें। तो मकसद है कि हमने कोई रास्ता बंद उनके लिए नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूं कि जितना उनकी पॉपुलैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये बताई गई है मुझे, और ऐसे ही है,
तो उन्हें तो इलेक्शन लाना चाहिए वहां पर पब्लिक ऑफिस। अच्छा हुआ कि 2 साल का जो कदगन थी वो भी खत्म हो जाएगी। आपको याद है कि एमक्यूएम वाले कहते थे कि कामरान तौसीफ साहब हमारे गवर्नर नहीं है, उस पे एमक्यूएम टूट गई थी, एमक्यूएम टूट गई थी जब वो उनको सेनेटर बनाने लगे थे। किस तरह हो गया? मैं क्वेश्चन तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं एग्जैक्टली, एमक्यूएम तो टूट गई थी उस जमाने में जब टेक्नोक्रेट कोटे पे आए थे वो तो इमरान दौर में लेकिन बाद में एमक्यूएम ने ऑन कर लिया ना, बाद में एमक्यूएम इसलिए ऑन किया कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। उन्होंने कहा क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पे नाला है तो भट्टी साहब ये जो खान साहब लेके गए थे एप्लीकेशन उनकी फैमिली और जमात, और अदालत ने जो हुक्म दिया है कि फौरन अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाएगा, ये मुझसे जवाब लेके फिर उधर जाए ज्यादा बेहतर है। ब्रीफली दोबारा बस 1 मिनट के अंदर देखिए, गुजारिश ये है कि अदालत में उन्होंने ज़ाहिर एक पिटीशन फाइल की, उस पिटीशन की रोशनी में अदालत ने एक बोर्ड बनाया। अगर इन्हें ज़रा वकील को पता होता है कि मेरी प्रेज है, जो कि एक अरसा तक हसन अयूब साहब कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हमने भी की है, मैं एज ए लॉयर भी आपको बता रहा हूं, तो आप अल्टरनेट रिलीफ की बात भी करते हैं। अगर आप अदालत के अंदर 1 या 2 नामों पे एग्री कर गए तो बाहर आकर आप कह रही नहीं, बहनें कुछ कह रही हैं, अब आप कुछ कह रहे हैं। और मैं आपको मुख्तसर एक बात बता दूं, आपको पता है कि मुल्ला उमर का उसामा बिन लादेन की टांग का ऑपरेशन किया था एक डॉक्टर ने, पाकिस्तान के नॉन डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, अमेरिका ने, डॉक्टर आमिर अजीज साहब, तो उन्हें अमेरिका ने मांगा हमसे हॉस्पिटल, तो उन्होंने एक ही बात कही, सर्जिमेट भी उनका घुरकी भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा काम ये है कि मैंने इंसान का इलाज करना है। यानी डॉक्टर इतना अपने मामले में होता है। अगर ये 2 डॉक्टर्स हैं, मैं समझता हूं कि जबानी तहरीक इंसाफ हो या कोई और बंदा हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये डॉक्टर अपने बोर्ड में गलत ओपिनियन दे। इनकी जो ओपिनियन होगी वो जाहिर है मैं समझता हूं फैक्चुअल बेस होगी, और उसके बाद चीफ कमिश्नर ने फैसला करना है, हम मेरिट पे इसका डिसीजन करेंगे। ठीक है जी। अदलिया ने दोबारा बॉल तो एग्जीक्यूटिव के कोर्ट में फेंक दी भट्टी साहब। पहली बात तो यह है कि देखें, बदनसीबी, बदकिस्मती, इत्तफाकात, हादसात क्या वक्त दिखाता है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कामरान टसूरी साहब को भाई बनाया हुआ था, और ये वाहिद परवेज़ मुशर्रफ साहब के ये भाई बने हुए थे। 65 मुल्कों का दौरा किया इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब। ये इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन कि मैंने पॉडकास्ट जब किया इनके साथ, और एक और पॉडकास्ट। अच्छा, मुशर्रफ साहब के भी दोस्त है? हाँ, और बड़े करीबी दोस्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के। और ये जो कौन थे, वो जो सिंध के एक वजीर रहे थे, वो गौरी नहीं, वो सामले से वो एक तो बाबर गौरी साहब नहीं, वो जो अरबाब रहीम। अच्छा, अरबाब गुलाम रहीम को परवेज मुशर्रफ साहब नहीं मिलते थे। अरबाब गुलाम रहीम की पहली मुलाकात करवाई इन्होंने, और फिर वो वजीर आला बने। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इनको भाई बनाया हुआ था, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को पासपोर्ट मुशर्रफ साहब से लेके दिया विद इन 8 डेज। और आसिफ अली जरदारी साहब ने दुबई में इनको कहा कि मैं क्या, मेरे आइंदे मेरे बच्चे आपका एहसान नहीं उतार सकेंगे। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब घंटों इनका इंतजार करते थे, गाड़ी ड्राइव करते थे, ये साथ होते थे, हुक्का रख के अंदर इन्होंने बैठे होते थे, और इनको लेके जाते थे, खाने खिलाते थे, ये घंटों इंतजार बैठ के कि कामरान टसूरी साहब उठे दिन के किसी वक्त और आकर मुझे दीदार नसीब कर। तो वक्त की बात है, वो एहसान का बदला ये उतारा। अब ये नहीं 2 साल में गवर्नर रहने दिया, और कितना एहसान हो, इतना ही एहसान होता है 2 साल गवर्नर रहने दिया। नहीं, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुझे तो ये दुख है कि वो सदर क्यों बन गया, मुझे तो ये तकलीफ है कि वो सदर क्यों बन गया जिसपे इतने केसेस और इतने डॉक्यूमेंटेड केसेस। सर अब तो लाइफ टाइम इस्तिस्ना भी और ये तो खैर वो दुख है कि जो दुनिया इस्लाम में भी नहीं है, और दुनिया के किसी मुहज़्ज़म मुल्क में भी नहीं। अच्छा, उनसे पहले एक गवर्नर और होता था कामरान, मैं उसका नाम नहीं लेता, नहीं उनसे पहले, फौरन पहले, वो इमरान खान के दौर में, लेकिन मैं नाम नहीं लेता। 4:30 बजे वो उठा करते थे साहब। वैसे सारी अंदरूनी बातें भट्टी साहब को पता कैसे चले? ये तो फिर नहीं, बात ये है कि ये बातें तो जरदारी साहब को पता है, टसूरी साहब नहीं, अभी ये जरदारी साहब बता नहीं सकते, और टसूरी साहब को बतानी नहीं चाहिए थी। नहीं, आप क्या गैस है ना, तो हो सकता है जरदारी साहब ने बताई हो। जरदारी साहब नहीं क्यों बताएंगे? एक बंदा भट्टी साहब को बताएंगे कि आप 4 पॉडकास्टों का लिंक भेजूंगा। ये तो पहले बड़ा इसका होमवर्क होता था, ये मेरे भाई छोटा भाई, इसका बहुत होमवर्क होता था, बहुत पढ़ता था, लेकिन गया नहीं ना, कभी गवर्नर हाउस गए नहीं। अगर ये एक दफा चले जाते तो सर लाइटर रोड आपको छेड़ रहा पता भी आपको। जो खान साहब, अच्छा मैं उसी पे आता हूं। तो इनसे पहले जो गवर्नर था 4-4:30 बजे वो उठा करते थे साहब। मोटरसाइकिलों की पहले नुमाइश होती थी, हैवी बाइक्स की, फिर उसके बाद इमरान इस्माइल, उसके बाद नहीं, मैं नाम नहीं लेता, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मशरूब मगरिब की महफिलें चलती थी। ये था गवर्नर हाउस जिसको उन्होंने बदला। मुझे ये नहीं है कि एमक्यूएम क्या कर रही है, वो किसके थे, टूटी बनी जुड़ी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बंदा आया है ओहदे पे और उसने हुकूमत का एक पैसा लगाए बगैर कुछ करने की कोशिश की। और मैं ये भी नहीं कहता कि उनको आप ताहियात बना दें, जाहिर है ये ऐसे ही है। अब अस्पताल शिफ्ट करने वाला, अब आ जाए इस पे। देखें,
इस पूरे कहानी में जो बंदा डिस्कस होना चाहिए वो है इमरान खान। इमरान खान का आईनी, इखलाकी और इंसानी हक है इलाज, ठीक है, कैदी है ना, जाहिर है। और इमरान खान इस मामले में इस हुकूमत से बहुत बेहतर है। ये जो हमें रोज तकरीर दिखाते हैं ना कि हम तुम्हारे एसी उतार देंगे, अमेरिका में कहा था, मतलब एसी लगे हुए थे ना। यास्मीन राशिद रोजाना नवाज शरीफ साहब की सेहत की बातें बताती थी ना। डॉक्टर अदनान के मैंने 73 ट्वीट पढ़े कि आज नवाज शरीफ साहब का ये हुआ, आज उनका ये हुआ, आज उनका ये, यानी उनका जाती मौलज भी साथ था। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ लूप में थे, रोज मिला करते थे। 3 शहरों के डॉक्टर लाहौर में इकट्ठे हुए और उनका पूरा बनाया। 3 मेडिकल रिपोर्टें, 3 अस्पतालों के विजिट। ये है नवाज शरीफ साहब। आसिफ जरदारी या बाकी सारों को छोड़ दीजिए। ये क्यों इशू बना कि अदालत की तरफ, मोहसिन नकवी साहब की तरफ, चीफ कमिश्नर की तरफ, क्यों? इमरान खान का जो आखिरी बयान बाहर आया है बुशा बीबी के जरिए, वो ये था कि मैं अपनी आंख को लेकर तशवीश और तकलीफ में हूं। एक नंबर 2, मेरी एक ही दरखास्त है या एक ही तरजीह है, एक ही मकसद है, मेरे 2 डॉक्टरों को मुझसे मिलाया जाए। 2, तीसरा, मैं इस ट्रीटमेंट से मुतमईन नहीं। 3, चौथा कि जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स मुझसे भी शेयर नहीं कर रहे। तो ये सारा जो घुमन घेरियां हैं, इस घुमन घेरियों का आसान, सादा, सिंपल हल ये है कि आप इमरान खान की बहनों को नहीं मिलाते कि वो सियासी हैं, बाहर आकर वो बयानात देंगी। उन 2 डॉक्टरों को बुलाएं, एक अस्पताल में ले जाएं, तफसीली चेकअप कराएं, रिपोर्ट शेयर करें, मामला खत्म करें। आप बहुत अच्छा इलाज करवा रहे होंगे, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। तो ये नहीं हो रहा। तो बाकी जहां तक आज के अदालती फैसले का ताल्लुक है, मुझे दुख और तकलीफ ये है कि अदलिया हुकूमत का एक महकमा बन चुकी है और अदलिया खत्म हो चुकी है। उससे ज्यादा दुख और तकलीफ ये है कि जज सरेंडर कर चुके हैं। दुख और तकलीफ ये है कि अदलिया की अब इज्जत और एहतराम ऑन स्टेक है। उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे जज जो हैं वो इस बात को महसूस नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी बदनसीबी है और ये सारों को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है ये जो हमारा 3 दोस्तों का पैनल है, ये कल सीटें बदली हों, चेयर्स बदली हों, मतलब मैं कह रहा हूँ आपकी चेयर पर आ सकते हैं। हाँ। इन्होंने अपनी निगाह जमा ली आपकी चेयर के ऊपर, आपकी खतरे में। अच्छा, ये अल्लाह इसका भला करे। 27वीं तरमीम के बाद सारी चेयर। अच्छा, अल्लाह इनका भला करे। इन्होंने सही मेरी चेयर गिरी। हो सकता है मेरा भाई इंटीरियर मिनिस्टर हो सकता है उज़ैफर रहमान प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कुछ और हो। और मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे यार, इतना टैलेंटेड आदमी निक्का वजीर है तो क्या यार, इनको फिर इतने टैलेंटेड है पीसीआई का चेयरमैन नहीं, तुसी सारे मिलके वैसे भी मरवा दो। इनका वजीर क्या होता है? हसन भाई, इस पे मैंने आपसे भी जवाब लेना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से फिर हसन साहब से पूछेंगे कि ये जो खान साहब की जेल वाला मामला और अस्पताल वाला, ये आगे किस तरफ जाता है उनको नजर आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अच्छा हसन साहब, ये जो अदालत से फैसला आया और खान साहब की ख्वाहिश थी उनकी जमात की और उनकी फैमिली की कि उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए, और माजी में हमने देखा कि जो लीडरान हैं वो अस्पताल शिफ्ट भी होते रहे, मियां साहब मुल्क से बाहर भी गए। अब अगेन ये पीटीआई कह रही है जी हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए, माजी में तो देखिए नवाज शरीफ साहब की जब प्लेटलेट्स का इशू चल रहा था, उस टाइम खान साहब ने उनसे मुलाकात के लिए अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स का पैनल भिजवाया था। भाई किस कैपेसिटी में भिजवाया था? शौकत खानम को सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी है, और उनके प्राइवेट डॉक्टर अदनान भी साथ थे ना। उनके डॉक्टर्स ने किस कैपेसिटी में क्यों डॉक्टर अदनान साथ थे या नहीं थे? डॉक्टर अदनान साथ हो भी तो इमरान खान साहब ने ये फैसला करने वाले कौन थे? जिस तरह अभी हुकूमत फैसला कर रही है, डॉक्टर आरिफ को किस कैपेसिटी में? वो सरकारी अस्पताल है जी। नहीं, वो सरकारी अस्पताल है, वो डॉक्टर्स को भिजवा रहे हैं। उनके कहने पर की है। तो वो मतलब ये ना कि वो नवाज शरीफ साहब का मुतालबा नहीं था कि शौकत खानम के डॉक्टर मुझे चेक करें। ये भी एक आदमी की जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उसकी प्राइवेसी है, जो दुनिया में इस प्राइवेसी का एहतराम किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने प्राइवेसी का एहतराम नहीं किया, क्योंकि उस टाइम लंदन चले गए वो, अभी इधर साहब के डॉक्टर अदनान हर जगह थे ना। देखें, खान साहब के जाती मौलिज को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये तो केस है सारा जी। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से उनको नहीं अभी जो है ना वो जाने दिया जाएगा। अभी मामला ये है कि अब वो ये विंडो ओपन नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है जी कि इमरान खान साहब की हेल्थ कंडीशंस खासी इंप्रूव हो चुकी हैं। अगर जो शुबा है वो शुबा अगर किसी को है और वो समझ दें कि हुकूमत ज्यादती कर रही है, तो एक और पिटीशन डाल दें जी, और पिटीशन डाल के कह दें कि एक और बेसिकली कमीशन मुकर्रर कर दे, इंडिपेंडेंट कोर्ट,
जो जाके उनका मुआयना करके रिपोर्ट दे दे। अब बात यह है कि ये काम तो अदालतों के है ना, वो प्रिजनर है, वो जेल रूल्स के तहत ही उनका इलाज भी होगा, और जो कवानीन है उसके ऊपर अगर वो रिलैक्स करना चाहें तो हुकूमत कर सकती है, ना करना चाहिए हुकूमत की मर्जी है। ठीक है जी, जो उस पर बिलखुसूस हुकूमत से भी ज्यादा जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है। पर जो जेल सुपरिटेंडेंट को हुकूमत से इंडिपेंडेंट तो नहीं काम करें, जो इंतजामिया उनको कहे कि आला ओहदेदार होता तो ऐसे ही है, प्रैक्टिकली तो बात आप ठीक कह रहे हैं, वो ही प्रैक्टिकली, उनको कर लेंगे। लेकिन इख्तियारात जो जेल मैनुअल के तहत आते हैं वो मेरे ख्याल से रूल 265 आई बिलीव कि वो जेल सुपरिटेंडेंट को देता है, जो ज़ियाउल हक के दौर में बना था मेरे ख्याल। एक तो वो 265 तो वो है ना जिसमें आप सियासी बातचीत नहीं कर सकते, बातचीत नहीं करते, उस पर जो है मुलाकात पर पाबंदी लगा दें, तमाम चीजें, ये जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है। अच्छा, अब भट्टी साहब ने कहा जी कि अदलिया जो है वो हुकूमत का एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही है, जो कह रहे हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, गुड टू सी यू वाली अदलिया तो जरी बात अब नहीं रही, पहली बात तो ये है। B4U वाला केस था, उसके अंदर मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते से जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो बंदियाल साहब के सामने पेश हुआ। बंदियाल साहब ने कहा कि तो बड़ी जाती है, लेकिन लतीफ खोसा साहब डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन अब पोस्ट अरेस्ट बिल्स फाइल करें, और उसके कुछ अर्से बाद इमरान खान साहब इस तरह गिरफ्तार होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट से, और वो नादरा बायोमेट्रिक वाली जगह है, वहां से गिरफ्तार होते हैं। वो जब खिड़कियां तोड़ के पकड़ नादरा के दरवाजे तोड़ दिए ना, रेंजर्स ले गए। नादरा भी वजारत दाखिला के अंदर है, तो जो बंदा 20 वाला गिरफ्तार हुआ था वो किधर से हुआ था? वो सुप्रीम कोर्ट के हाथे से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, जहां पे उनकी किसी ऑफिस के अंदर तो नहीं था, वो बाहर से तो मूसा गिलानी साहब को भी जो आपको याद होगा ANF ने उनके प्रीमिसेस से हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट का अहाता कंसिडर होता है, वहां से वो गिरफ्तार हुआ था। लेकिन देखिए ना, रेंजर्स और नादरा दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने एक दूसरे डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के दरवाजे खिड़कियां शीशे तोड़ दिए, वो फिर इंटरनल मैटर है वजारत दाखिला का। ठीक है जी, उसमें उनका लेने देना नहीं था। भट्टी साहब आए, जो मर्जी आए, मैं तो बात टेक्निकल कर रहा हूं, और टेक्निकल बात में भट्टी साहब मुझे नहीं पकड़ सकेंगे। अच्छा, अब मामला ये आ गया कि उस मामले के अंदर उन्होंने कहा ये तस्वर किया जाए कि जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए, यानी गैर कानूनी करार दे दिया ना। तकद्दुस से ज्यादा हाई कोर्ट का तकद्दुस बन गया। वजह ये थी कि इसलिए कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि इसमें इंक्वायरी होगी, सब कुछ उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी कॉल की थी जब वहां पे थे मौजूदा, जो तो 4 दिन नहीं गुजरे थे, एक सफिशिएंट टाइम दिया होता है। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करती होती, ठीक है। जब हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो अपनी पावर्स इनहेरिट सुप्रीम कोर्ट से नहीं करती, वो पावर्स अपनी इनहेरिट करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, जहां से सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स ले रही है। तो टेक्निकली बात जो मैं कर रहा हूं वो बात ये है कि वहां पर कहां चिटा हो गया जब आगे इमरान खान साहब, और बेचारा आम आदमी था, बिजनेसमैन था, उसने बहुत से लोगों के पैसे देने थे, और लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में खड़े थे कि इसको गिरफ्तार ना करें, हमारी रिकवरी नहीं होगी। लेकिन फिर भी बंजारा साहब ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, तो वो वाली अदलिया चाहिए भट्टी साहब को। तो ये जो इलाज वाला मामला है, इसमें जब मियां साहब का कहां चिटा हुआ था, खान साहब का कब चिटा होगा, उनको कब अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, खबर क्या? खान साहब जी, आप ये याद रखें कि खान साहब अभी ना जाएंगे बनीगाला ना खैबर पख्तूनख्वा, रहेंगे वो सिर्फ अडियाला। और ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पीछे कुछ चल रहा है, 2026 नहीं 2027 का भी जो मिड तक जाए ना, तो खान साहब अडियाला में ही है उस तक, मेरे ख्याल से उसके बाद जो सेंट्रल जेल इस्लामाबाद की है वो शायद ऑपरेशनल हो जाए, तो फिर वो अडियाला के चांसलर जो है ना, वो सेंट्रल जेल के चांसलर बन सकते हैं। जी हुज़ैफा साहब, मतलब आप लोगों ने इसी तरह निजाम चलाना है? नहीं, मैंने इस तरह नहीं चलाना। एक मिनट आपके पास, फिर मैंने भट्टी साहब से कंक्लूड। मैं कौन होता हूँ निजाम इस तरह चलाने वाला, लेकिन चूंकि बड़ी लॉजिकल बातें की हसन अयूब साहब ने, मैं उससे एग्री करता हूं। उन्होंने सब बातें इसलिए की कि बानी तहरीक इंसाफ को सजाएं दी अदालतों ने, और उन्होंने उसकी जरा अपील फाइल की हुई है, और अपील कॉन्टिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है। अगर तुम्हें अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा तो हुकूमत ने रोक नहीं सकती, लेकिन अगर अदालतें रिलीफ नहीं देती तो ये बातें कहना कि डील की ऑफर है या हुकूमत ने डील दे देगी, ना डील है ना ढील है। अगर अदालतें उन्हें रिलीफ नहीं देंगी, चूंकि हमें इस बात का इसलिए यकीन है कि उनके केस बहुत मजबूत है और एक से ज्यादा केसेस हैं। अभी जरा 9 मई में नैब को जुर्माना हो गया, नैब आगे आगे भाग रही है। वो पहले कहते थे बिल्कुल क्लोज एंड शट केस 190 मिलियन पाउंड वाला, अब नैब आती ही नहीं वहां पे, वो उधर आर्गुमेंट्स ही नहीं दे रहे। इतने ज्यादा सबूत हैं तो कम से कम आए तो सही। मैं खुद एक लॉयर हूं, कई दफा ट्रायल करते हुए सिविल केसेस नजर आ रहे होते हैं। तामिल मुख्तस का केस होता है, उसके अंदर 100% का केस डिग्री होगा, लेकिन वकील के पास टाइम नहीं होता। अगर वो 3-4 पेशियों पे ना जाए तो जुर्माना हमें भी हो जाता है, लेकिन मेन फाइनल ऑर्डर हमारे हक में होता है। तो इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है अगर नैब नहीं आया या नैब ने कोई डिलिंग टैक्टिक्स यूज किया तो कोर्ट ने अपनी इज्जत की खातिर वो जुर्माना किया कि आप हमारे डेकोरम का ख्याल नहीं रख रहे। इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि केस के मेरिट्स जो है वो नैब के खिलाफ है। मुमकिन है नैब का ये भी एक ट्रायल का टैक्टिक्स हो
कि अपील को हमने लंबा चलाना ठीक है और उसके बाद जब हम जरा फाइनल आर्गुमेंट देंगे और ठीक। नेपकैक में हो जाएगा। भट्टी तो साहब- लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ये ठीक कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ मुझे भी ये नजर आता है कि अगले 1.5-2 साल तो कोई रिहाई नजर नहीं आ रही। बटी साहब 30 सेकंड्स जैसा कंक्लूड कर दें। पहली बात तो ये है कि हसन अयूब साहब को वो अदलिया अच्छी नहीं लगती थी और उनमें लॉजिक है, बहुत सारी उनकी बातें ठीक हैं। मैं आज की अदलिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात पे तो हमारा इत्तेफाक है ना कि अदलिया गैर जानबदार होनी चाहिए, अदलिया लगनी चाहिए। वो नहीं है, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। दुख और तकलीफ की बात और 26वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी बात, कां चिट्टा, मियाँ साहब का कां चिट्टा चिट्टा भी है, उजला उजला भी है, निखरा निखरा भी है, धुला धुला भी है, और ऐसा कां है कि जो किसी का कां नहीं हो सकता। ये उस कबूतर की तरह है जो मीनारे पाकिस्तान पे नहीं उड़ा था, फिर उनके खुद तोते और कबूतर सारे उड़ गए। तो बेसिक बात बुनियादी तौर पर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो ये भुगत के आ चुके हैं और इमरान खान साहब भुगत रहे हैं, और अगर ये ना इन्होंने बदला तो दोबारा भुगतेंगे। ठीक है, तो इन दायरों के सिलसिले को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और उसमें सबका किरदार है। बिल्कुल, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। सोशल मीडिया पर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।